ओके, थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ। मीडियम पढ़ाते हो? मैं मीडियम पे नहीं, मीडियम तो नहीं पढ़ाता। या फिर प्रॉपर है या फिर फास्ट है। स्लो और मीडियम तो मैं पक्का नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि आई रिमेम्बर दैट वाज सम टाइम, पुरानी स्टोरी है ये। थाने में क्लासेस था, उनका ना पूरा सिलेबस, साल खत्म होने है, दिसंबर का महीना, और उनका ना सिलेबस खत्म नहीं हुआ था। तो उन्होंने मेरे को बुलाया बोला कि सर आज तो थोड़ा सिलेबस खत्म करना है। मैं गया, मैंने लिटरली 1.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म किया उनका। तब से मेरे को अपने पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं फास्ट पढ़ाता हूँ करके। बट देन आई रियलाइज कि ऑनलाइन सिस्टम में फास्ट पढ़ाना इज नॉट अ गुड थिंग। बहुत बकवास हो जाएगा, बच्चे लोग को समझेगा नहीं। इसलिए मैंने आज सुबह ही, इनफैक्ट मैंने अपने लैपटॉप के सामने वो स्टिकर नोट लगाया। ओके नजरीन, डू नॉट वरी, मैं करवाता। KCF, के किरचॉफ का सेकंड लॉ में। ओके, दो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। टीच स्लो, एज स्लो एज पॉसिबल, लेकिन ज्यादा स्लो करो मत, बच्चे सो भी जाते हैं। एंड रिवाइज एट द एंड ऑफ एवरी स्लाइड, हर स्लाइड के बाद एक छोटा सा रिविजन लेने का। ये दो चीजें मैं, मेरे को तो लग रहा था कि मैं पढ़ाने में कम करता हूँ करके कुछ, तो मैंने फिर ये दो चीजें लिख ली ताकि मेरे को याद रहे। नजरीन, आपका जो क्वेश्चन है ना किरचॉफ्स का, वो वाला क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। जब सारे जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे ना थ्योरी, फिर हम लोग उस पर जाके एक बार सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। केतन, इसमें कहाँ आपको डाउट है बेटा? मैं लाइन नंबर लिखता, आप मेरे को लाइन नंबर बताना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन से लाइन में आपको डाउट है? सर इन द सेल करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना? सेल के अंदर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर तो पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। और हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव कभी पढ़ते ही नहीं है। वो तुम लोग जेई नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए तुम नेगेटिव से पॉजिटिव पढ़ोगे नहीं, तुम लोग हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही पढ़ोगे बोर्ड्स के। कुछ चीजें बोर्ड्स के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। अब केवीएल जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है ना तुम लोग को, तो यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे फ्लो होगा इन द सेल? कौन सा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा? करंट यहाँ से ऐसा ही फ्लो, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे छोटे, मैंने क्यों लिया है बड़ा करंट, बड़ा ईएमएफ मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि इसका करंट ही फ्लो होगा। ये E1 और E2 का कोई करंट पिक्चर में नहीं है। सारा जो करंट फ्लो हो रहा है ना इस सर्किट में, वो कैपिटल ई का फ्लो हो रहा है, E1 और E2 का फ्लो नहीं हो रहा इस सर्किट में। ठीक है सर, E इज प्रोपोर्शनल टू L क्यों है? क्योंकि हमारा वो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बेसिक आइडिया ही था। इसमें V विल बी प्रोपोर्शनल टू L। E1 एंड E2 वर दी सोर्सेस ना जिससे करंट पास हो रहा है, इसलिए E1 और E2 लिया। हर एक के पास, E1 के पास भी V होगा, E2 के पास भी V होगा, लेकिन जब मैं उस सेल को कंसिडर करूंगा तो हम लोग उस E1 और E2 को कंसिडर करके वहां पे हम लोग V1 को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। व्हाट इज AD? बैलेंसिंग लेंथ A और D के बीच में, जहाँ पे देखो नल पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम लोग D लिखते हैं और वहीं पे मैं AD बना देता हूँ। ये अच्छा नहीं था।
पेड़ों में ताली बजी पत्तों की सीटी बजी बड़ी हंसी मची बच्चों की मोर की लहरी हिरन सुनहरी उछल रहा है जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है अरे छत्ती पहन के फूल खिला है फूल खिला है अरे छत्ती पहन के फूल खिला है फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है छत्ती पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है छत्ती पहन के फूल खिला है सब सुनते हैं कान लगाकर शेर खान जब बोले अपनी पूंछ उठाकर चारों तरफ हीरा लेकर दूर खड़ा है अरे चट्टू पहन के फूल खिला है फूल खिला है अरे चट्टी पहन के फूल खिला है फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चट्टी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चट्टी पहन के फूल खिला है तो अगर ये अच्छा नहीं लगा घबराने की लोड़ नहीं है, ठीक है। अब बस भाई चल ये मेरे को भी उतना अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं लगा वैसे ये गाना पर ठीक है अच्छा लगा कभी कभी के लिए तो ओके टू चिल राइट चलो अगली बार अपन चिंचन और जो भी रहेगा वो अगली बार बजाते हैं आज हम लोग जो फोकस करने वाले बच्चों दैट इज थोड़ा पोटेंशियोमीटर खत्म होने आया है 2 डेरिवेशन में पोटेंशियोमीटर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर आज कोशिश करेंगे तो हम लोग ठीक है देखो सम एंड डिफरेंस मेथड इज द थीम ऑफ द चैप्टर टुडे इज सब लोग जागे हो जो लोग जागे हैं वो यहाँ पे चैट बॉक्स में ना एक दिल भेजो दिल जो लोग की आंखें खुली है मेरा दिल तो नहीं जा रहा ये गलत है यार मेरा ही नहीं जाता चैट किसी को हाँ जिन लोग जागे वो लोग चैट बॉक्स में दिल डालेंगे और आंखें नहीं डालो नालायक को हाँ दिल डालो दिल यस जिन लोग जागे वो सबके सब एक बार जिनका दिल टूटे वो लोग भी डाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है और जिनको पता है कि उनका आगे कटने वाला है वो लोग 2-3 नहीं वो लोग थम्स अप डालो जिनको पता है कि उनका कटने वाला है अभी जल्दी से जल्दी थम्स अप डालो एक भी बच्चा ओह ओह माय गॉड सही है वापस बोलो क्या क्या ऑप्शन है अगर जागे हो तो दिल डालो और अगर पता है कि आगे कटने वाला है अभी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में तो थम्स अप डालो सब सर आपका ऑफलाइन लेक्चर कब होगा क्या पता बेटा ये आप मैम को पूछो ये मैं नहीं बता सकता ये आप मैम को पूछो तुम लोग का अगर अटेंडेंस अच्छा रहेगा ना तो मैम रखेंगे ऑफलाइन लेक्चर पर तुम्हारा बहुत लोग का अटेंडेंस नहीं अच्छा रहेगा ओके क्या कटने वाला है अब मैं वो नहीं बोलूंगा यार फैमिली की वजह से कटेगा जरूर बेटा सबका फैमिली की वजह से पहला वाला तो फैमिली की वजह से ही कटता है ओके नहान में सर ऐसा क्यों हो रहा है क्या करे बेटा मैं क्या कर सकता हूँ कुछ नहीं कर सकता हम लोग सब मजबूर है जैसे मैं ऐसे कभी कभी भी आज तक ना जब भी मैंने ऐसे बोला ना हम सब मजबूर है करके तो याद है तुम लोग को एक एडवर्टाइजमेंट आता था ये मजबूर है पर आप नहीं एक दांत खाज खुजली के लिए ये दवाई लगाए वो वाला याद आता है मेरे को केतन सूर्यवंशी कट गया होगा तो अब क्या ही कर सकते हो बचा लो आपका ही अच्छा मेरा ही एक लेक्चर नहीं हुआ है तो मैम से नेक्स्ट वीक मजबूरी अच्छी है सर फिर से लॉकडाउन लग गया है ना
हाँ एक्चुअली यस, सम पार्ट्स ऑफ द सिटी फिर से लोग लॉकडाउन लगा दिए हैं। आई डोंट नो, जान दो। हम मिलेंगे सर, कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे वो नहीं पता, कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। उसी आशा और उसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम एंड डिफरेंस मेथड ऑन पोटेंशियोमीटर। तो फिर से वही वाला बकवास डायग्राम जो मैं पिछली बार बनाया था, ठीक है। मैं वो फिर से वाला डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंटाल आ रही है गंदा सा डायग्राम बनाने को। आई एम ट्राइंग टू कॉपी डायग्राम एंड आई डिड इट सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन था ऑब्वियस सर क्लास में ही मिल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई मेट अ स्टूडेंट जिसको मैंने कभी नहीं देखा था और क्लास में नहीं है, हम लोग रोड पे मिले थे मैंने उसको जूम पे पढ़ाया और हम लोग ऐसे रोड पे, मैं तुम्हारी क्लास के इधर था रीजन, और मैंने वो बच्चे को देखा था, वो मिली विली बातचीत हुआ हमारा सब कुछ, फिर वो गए बच्चे और क्या। ऐसा होता है, हम हमेशा क्लास में नहीं मिलते, हम लोग बहुत बारी क्लास के बाहर भी मिलते हैं, मतलब ऐसा ऑफिशियल प्लान करके नहीं मिलते, कोइंसिडेंस होता है मैं कुर्ला रहता हूँ और मैं भांडो पाते रहता हूँ, मैं शायद वेडनेसडे को भी भांडो पाने वाला हूँ, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग। भांडो पे मेरा काम रहता है, तुम्हारे क्लास में ये काम रहता है कभी कभी। Anyways, I'm not going there. I'm sticking back to the story of potentiometer. सम एंड डिफरेंस मेथड हमारा आज का टॉपिक है, तो चलो सम एंड डिफरेंस मेथड पे थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे थे, तो E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, हमारे ये प्रश्न था। कौन सा EMF बड़ा है, पहले वाला बड़ा है कि दूसरा वाला बड़ा है। बट उसके लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लगेगा, थोड़ा सा इसमें ड्रामा है, ठीक है। हमको ना यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा बेटा 4 वे की, एक ऐसा जादुई की। ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट, रुक जाओ मेरे को ये बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो है ना ये स्पेस सफिशिएंट नहीं है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को डाउट था, तो मैं पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर में वायर होता है, इस वायर का जो लेंथ होता है ना बच्चों, को 2 से लेकर 10 मीटर के इतना लंबा लेंथ होता है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट होता है ए और ये होता है मेरा पॉइंट बी, ओके। देन व्हाट, हम इस बी से एक रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं। रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर जिसके वजह से मैं करंट को कभी भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ हमारे सर्किट में। इसके अलावा मैं यहाँ पे की लगाता हूँ, की को मैं के से रिप्रेजेंट करता हूँ और एक बहुत बड़ा एक ईएमएफ लगाता हूँ। इनफैक्ट ये बड़ा इतना ही होना चाहिए ना ये ईएमएफ कि कोई भी दूसरा, अगर मैं बैटरी यूज करूँ इस केस में, तो उस बैटरी का जो पोटेंशियल आएगा ना वो सबसे बड़ा आना चाहिए, इस ई का वैल्यू जो है वो सबसे बड़ा आना चाहिए। कोई भी दूसरी बैटरी इस ई से बड़ी नहीं होनी चाहिए, दैट इज दी फर्स्ट कंडीशन। अब पॉइंट ए से, ठीक है, एक बैटरी निकलेगी जिसका ईएमएफ होगा E1, इसको मैंने पॉजिटिव लिखा, इसको मैंने नेगेटिव लिखा। अब दिस एंटर्स इनटू अ 4 वे की, दिस एंटर्स इनटू अ 4 वे की। कितने की, कैसे की में एंट्री मारता है बेटा, ये 4 वे की में एंट्री मारते हैं, ठीक है। दिस एंटर्स इनटू अ 4 वे की, ठीक है। यहाँ पे ऐसा, ये मेरा कीज है, 4 की है। 4 वे की मतलब कोई नहीं, 4 की जो एक डायगोनल के शेप में होता है। इनको नाम कैसा दे रहा हूँ, नाम मैं स्ट्रेटेजिकली दे रहा हूँ, ऐसा ही नाम देना वरना मिस्टेक कर जाओ। ABCD ऐसा ही नाम देना सबने। और मैं यहाँ से और यहाँ से एक कनेक्शन निकालता हूँ, एक बैटरी को ले लेता हूँ, इसका वैल्यू लिखता हूँ E2 प्लस और माइनस, ठीक है। अब यहाँ से मैं कनेक्शन ले जाता हूँ एक जंपर के थ्रू, एक गैल्वेनोमीटर में पास करूंगा और फिर ले जाऊंगा मैं से जॉकी के। क्या सबको ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन समझा? अगर समझ में आया सर्किट रिप्रेजेंटेशन तो वहां पे यस लिखो बच्चों।
अगर सभी बच्चों को ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन समझा है तो वहां पे आप लोग यस डालो। जंपर मतलब 2 वायर्स बस और कुछ नहीं। ट्रायंगल नहीं समझा, वो क्वाड्रिलैटरल है बेटा, वो ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलैटरल है। ये जो क्वाड्रिलैटरल जो मैंने बनाया है ना बेटा, ये 4 कीज है। एक की एक स्विच एक स्विच, ऐसे 4 स्विचेस को एक क्वाड्रिलैटरल जैसा फॉर्मेट में मैंने रखा। बस एक को नाम दिया ए, दूसरे को नाम दिया बी, तीसरे को नाम दिया सी, चौथे को नाम दिया डी। ठीक है, ए और सी के बीच में से मैंने ऐसा ब्रांच निकाला, ऐसा कनेक्ट कर दिया बस, और इसको ऐसा साइड से। बस ये होता है मेरा, यही था मेरा पैटर्न, अब कुछ भी नहीं। चाहिए तो रिपीट करवा दूं, ये क्वाड्रिलैटरल वाला ड्रामा करवा देते। चलो देखो, 2 सेल्स है जिनको कंपेयर करना है, 2 सेल्स है जिन्हें हमें क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से इवन जो फर्स्ट बैटरी है उसको तो लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। बट यहाँ पे ना मैंने कुछ कारण से, क्या कारण है वो मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ी देर में समझ जाएगा तुमको। एक कारणवश यहाँ पे मैंने 4 कीज लगाए, ए बी सी डी। ए और सी के बीच में मैंने लगाया मेरा नॉर्मल सा बैटरी, ठीक है, और बी से मैंने एक वायर को ऊपर से घुमा के ले लिया, बस और कुछ नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा सब सोचेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो हाँ बच्चों, ये जो ऊपर है ना बेटा, दैट इज E2, ये बैटरी का EMF है E2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, ए एंड बी को कर देंगे ऑन और सी एंड डी को कर देंगे ऑफ। जैसा मैंने सी और डी को कर दिया ऑफ, मतलब क्या पता, ये सर्किट में इनकी हो गई गायब, ये गायब हो गए। यहाँ पे देखो ध्यान से, सी एंड डी दिख रहा है सब लोग को। मैंने जैसे सी एंड डी को कर दिया ऑफ, इसका मतलब होता है सर्किट में उड़ गया सर्किट। अब करंट जो आएगा ना, वो पॉइंट ए से आएगा, E1 से तो पास होगा होगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो ए में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिज टूट गया है। नहीं समझे, ब्रिज टूट गया है तो वहां पे करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा फिर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे तो ब्रिज टूटा है तो यहाँ पे फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, वो फ्लो होगा E2 से। E2 से नीचे उतरेगा, आएगा बी पे आया। अब इस रास्ते तो जा नहीं सकता क्योंकि इस रास्ते ब्रिज टूट गया है, तो किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, बी से आएगा, बी से ऐसा घूमेगा गैल्वेनोमीटर के पास जाएगा। उसका प्रोसीजर, उसका पाथ समझा सबको, सबको समझ गया। यस वेरी। तो सबसे पहले क्या हुआ ना, उसने उसने E1 को क्रॉस करा पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर उसने E2 को पास किया पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स असिस्टिंग ईच अदर। तो इनका जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो E1 प्लस E2 का आएगा। अब क्या होता है ना, मैं इस जॉकी को ले जाता हूँ और ऐसे एक पॉइंट ढूंढता हूँ, पॉइंट डी को, कोई भी रैंडम हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट डी, जहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, 0 डिफ्लेक्शन आना चाहिए। याद करो जरा हम लोगों ने व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में किया था, है ना, वो 0 आना चाहिए। तो लॉ ऑफ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे V के बेसिस पे कौन है, E1 प्लस E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ A और D। A से लेकर D तक का जो ये लेंथ है ना, इसको गिना जाए। समझ में आया, L पॉइंट तक, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे L ऑफ ED को लिखता हूँ L1, क्योंकि भैया मेरे को वो अच्छा लगता है, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट डाला। सॉर्टेड। अब हम लोग करेंगे उल्टा, A एंड B को कर देंगे ऑफ, C एंड D को कर देंगे ऑन। क्या सबको समझा अभी हम लोग का षड्यंत्र क्या है। अब जैसे मैंने A एंड B को कर दिया ऑफ, तो ब्रिज टूट गया,
ठीक है, मैंने क्या किया, ऑन ऑफ के बाद वाला स्टेप बेटा स्टार्टिंग से रिपीट करूं। देखो अब सेकंड वाला पोर्शन देखो, आपको समझ जाएगा कि फर्स्ट वाले पोर्शन में क्या हुआ था। मैं ए और डी को जो मैंने कर दिया, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे डी है, मैंने इस ए और डी को ना कर दिया ऑफ। ठीक है, ए एंड है वो बेटा, एंड है वो, ए प्लस बी नहीं है वो, ए एंड है। अब तुमने जो लिखा है वो ही क्यों देख रहे हो बेटा, मैं बोल भी तो रहा हूँ। ठीक है, हाँ 2D हो गया, ये बी है। अब मैं ए और बी को कर देगा ऑफ। यार मैं ही कंफ्यूज हो गया तुम चक्कर में। ए एंड बी को कर दिया ऑफ, सी एंड डी को कर दिया ऑन। अब जैसे मैं ए एंड बी को ऑफ करता हूँ तो टेक्निकली व्हाट हैपेंस इज ये ब्रांच टूट जाती है। अब करंट का फ्लो देखो कैसा आता है, ये ऐसा है, यहाँ पे आने के बाद भैया ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि ब्रांच टूट गई है, तो उसका ऊपर वाला सेगमेंट गायब। वो क्या करेगा, करंट आएगा वो नीचे उतरेगा। अच्छा, नीचे उतरने के बाद क्या वो इधर जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे भी टूट गया। तो वो क्या करेगा, नीचे उतरेगा, ऐसा आएगा ऐसा आएगा, पीछे से एंट्री मारेगा E2 में। देखो पहले उसने E1 में एंट्री इज्जत से मारी थी, प्लस से माइनस। अब जब वो E2 में एंट्री मार रहा है ना, वो माइनस से प्लस में जा रहा है, देखो जरा ध्यान से, माइनस से प्लस में जा रहा है, फिर आएगा सी से गुजर के गैल्वेनोमीटर और फिर जॉकी। देखिए सब लोग, देखिए सब लोग। अब ऐसे सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं सेल्स अपोजिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेल्स आर अपोजिंग ईच अदर। ऐसे सिचुएशंस में आएगा E1 माइनस E2। और मान लो फिर से मेरे को नल पॉइंट निकालना, और मेरे को नल पॉइंट जो निकल रहा है वो डी डैश पे निकल रहा है। तो इस बार जो लेंथ इफेक्टिव है वो कौन सा, ए डी डैश। तो मैं लिखेगा लेंथ ऑफ ए डी डैश। therefore E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के L2। मैंने L2 कंसिडर कर लिया इस बार। क्या सबको इतना समझ में आया? गुड, वेरी नाइस। अब जो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, वहीं से हम लोग गेम खेलना चालू करेंगे। इक्वेशन 1 was E1 plus E2 that is equal to KL1. Equation 2 was E1 minus E2 and that is equal to KL2। के कट डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को। अब मैं करेगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या करेगा बच्चों, मैं करेगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या बोलता है कि भैया न्यूमरेटर में सब कुछ ऐड करो, डिनोमिनेटर में सब कुछ सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, सो दोनों न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करने का ऊपर, और नीचे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। सेम ऑन द इस साइड, ऊपर ऐड करने का और नीचे सब्ट्रैक्ट करना। अब ब्रैकेट खोलो और देखो क्या आता है, E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 माइनस E1 प्लस E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। जो कंपोनेंट्स कट सकते हैं काटेंगे, जैसे E2 और E2 कट गए, E1 और E1 कट गए, बरोबर। तो यहाँ पे आया मेरे पास 2E1 अपॉन 2E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। 2 कट, E1 अपॉन E2 का वैल्यू तैयार है मेरे सामने। खत्म, यही है हमारी स्टोरी।
ऐसे आप E1 और E2 के बीच में कोई भी रिलेशनशिप को ना डिटरमाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा है। केतन का क्वेश्चन था सर माइनस कैसे आया, उधर देखो क्योंकि सेल्स एकदम एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए वो माइनस है। अगर सबको डायरेक्शन समझ में आया तो जरा एक बार हम यस यस टाइप कर दो, तुम लोग आगे बढ़ो। वेरी नाइस सर, बट सर वो चार्ज E1 प्लस E2 है ना बेटा, अगर वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो E1 प्लस E2 होता है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेगेटिव आएगा ना, माइनस आएगा। पॉजिटिव तो नेगेटिव आया है इसलिए माइनस है। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट इक्वेशन, द फर्स्ट इक्वेशन वाज वेरी सिंपल बेटा, द बोथ द सेल्स वर असिस्टिंग ईच अदर ना, लाइक ये E1 था फिर ये E2 था, एक प्लस माइनस इसलिए हो गया। आप लास्ट लेक्चर में आए थे बेटा पुनीत, नहीं रोवन, तो फिर तकलीफ नहीं, लास्ट लेक्चर आए थे तो बेटा आपको तकलीफ नहीं है। चलो, पोटेंशियोमीटर का द फाइनल यूज एंड द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ओनली ऑन पोटेंशियोमीटर वाज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मतलब अगर एक बैटरी होती है बरोबर, उस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना है, ठीक है, वो डिटरमाइन करने का जो काम है ना वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। यस, हाउ डू आई डू दैट, लाइक ये कैसे सॉल्व करेगा, कुछ भी नहीं, जो हमने पूरा सेटअप पिछले डेरिवेशन के लिए लिया था सेम टू सेम सेटअप लेने का। मतलब फिर से हमारे पास एक वायर आएगा, वायर का लेंथ हम लोग ले लेंगे AB, ये वायर का लेंथ जो होता है वो 2 से लेकर 10 मीटर तक का होना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा। यस यस, फिर यहाँ पे एक बड़ी सी बैटरी लेंगे, एक की लेंगे और एक रेयोस्टैट लेंगे। रेयोस्टैट इज अ वेरिएबल डिवाइस, इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस होती है वो कभी भी चेंज हो सकती है। पॉइंट ए से, एक सेकंड रुक जाना बच्चों, मैं पॉइंट ए को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, अब पॉइंट ए से ना यहाँ पे मेरे पास ऐसे 2 ब्रांचेस निकलेंगे, एक में होगी मेरे पास एक बैटरी E1, इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, जनरली बैटरी के अंदर उसका रेजिस्टेंस होता है, मैंने इसको अलग से लिखा, बाहर लिखा। तो यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ R, और इसके आजू बाजू लगा रहा हूँ एक की A1, इसको कनेक्ट कर दूंगा थ्रू अ गैल्वेनोमीटर टू अ जॉकी। जॉकी का अभी सबको काम समझ गया है राइट, जॉकी का काम एक ही है, नल पॉइंट ढूंढो बस। जॉकी का काम क्या है बच्चों, नल पॉइंट ढूंढो। क्या ये बात सबको समझ में है, जॉकी का काम सबको समझ गया। अब ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन बच्चों याद करना, ठीक है, सर्किट रिप्रेजेंटेशन जो चीज है वो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप में हम लोग K1 को कर देंगे ऑफ, मतलब नो करंट विल फ्लो थ्रू आर, ठीक है। अब ये जो ब्रांच है ना, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये सूखा जग सुन ओ सॉरी जग सुना सुना लागे हो गया। क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जग सुना सुना लागे हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे खाली जगह है, ये जब पूरा ब्रांच है ना ये खाली हो गया, ये क्या हो गया बेटा, खाली, मतलब अब इसमें से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा, या मैंने K1 को ऑफ कर दिया। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया बच्चों?
जैसे मैंने K1 को ऑफ कर दिया, इसका मतलब था कि इस पूरे ब्रांच में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा। सारा का सारा करंट किधर फ्लो होगा? सिर्फ और सिर्फ E1 में फ्लो होगा। किसमें फ्लो होगा बच्चों? E1 में फ्लो होगा। तो बस मैंने यही लॉजिक यूज किया। मैं बोलता कि E1 फ्लो हो रहा है करंट, E1। अब एक नल पॉइंट किधर तो आ जाएगा, एक निकम्मा सा नल पॉइंट पॉइंट डी पे आ गया, तो हम लोग लिख देंगे E1 इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AD। अभी तक तो हमको काफी आदत हो भी गई थी, तो मैं लिखूंगा E1 इज इक्वल टू K इंटू लेंथ ऑफ AD, फिर E1 इज इक्वल टू KL1। इक्वेशन नंबर 1 सॉर्टेड एकदम। ठीक है, अब मैं चतुराई लगाएगा। अब मैं K1 को कर देगा ऑन। क्या कर देगा? मैं K1 को कर देगा ऑन। जैसे ऑन कर दिया, करंट जो है वो इसके अंदर भी फ्लो होगा और इसके अंदर भी फ्लो होगा, बरोबर। अब क्या खाली वो ईएमएफ से फ्लो हो रहा है? नहीं। जब वो सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ से नहीं फ्लो हो रहा, वो किसी रेजिस्टेंस से भी फ्लो हो रहा है, तो उस समय एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्या आता है बच्चों? एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं V से। ठीक है, मान लो अभी क्योंकि दोनों आया तो एक रैंडम दूसरा पॉइंट पे D डैश पे क्लिक हो गया, तो V इज इक्वल टू K L A D डैश। अब तुम्हारे मन में एक ऐसा प्रश्न आएगा कि सर क्यों पहले E लिखा जाता था, अभी भी तो E लिखना चाहिए। अभी भी मैं E लिखता अगर मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं होता तो, क्योंकि मैं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ E नहीं लिख सकता, R लिखना पड़ेगा मुझे। सिर्फ अगर E होता था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता था, तो मैं E लिखता था। बट क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं E नहीं लिख सकता, मैं वहां पे कैपिटल V लिखता हूँ। क्या इतना सबको समझा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप 1 मिनट में हो जाएगा, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस को टाइम नहीं लगेगा। इतना समझा है तो एक थम्स अप वगैरह डालो, यस वगैरह लिखो, ऐसा प्यार व्यार सब क्या बोलते हैं, डाल दो, बरसा दो। गिरिजा को नहीं समझा? क्या हो गया बेटा, कहाँ नहीं समझा आपको? कौन से पॉइंट पे नहीं समझा? आई एम मार्किंग इट एज नंबर 1 2 3 4 5 6। कौन सा पॉइंट नहीं समझा? E एंड V वाला। जब आपने K1 ऑफ रखा है, तब आपका करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ E से पास होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ E1 रखा है। जब मैंने K1 को ऑन कर दिया ना बेटा, आपका करंट जो है वो E से भी पास होगा और R से भी पास होगा, इसीलिए वहां पे V फंक्शन में है। समझे? Praise the thunder, yes, yes, very good, very good। अब अगला बहुत चिंदी था, अगला स्टेप बहुत बहुत चिंदी है। करने का कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है अभी हमको। अगले स्टेप में दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। और उससे पहले मेरे को पेज को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, रुक जाओ। पेज को ले लेते हैं 900 पिक्सल्स को। अब करेंगे हम लोग बेसिक डिवीजन। ठीक है, E1। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे ना एक चीज करना भूल गया। ये AD डैश को हम लोग पहले क्या L2 लिखते हैं ना? हाँ, L2 लिखेंगे। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। ये B है, E2 नहीं है, B है। ठीक है, K कट हो गया। व्हाट इज E1? I इंटू R प्लस R। ये हमने पढ़ा था किधर पता है? 11th स्टैंडर्ड में। ये उन दिनों की बात है जब आप लोग नहीं पढ़ते थे। ठीक है, ये उन दिनों की बात है जब आप लोग नहीं पढ़ते। तो मैंने I को और I को कट कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा R प्लस R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब R बाई R प्लस स्मॉल r बाई R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। 1 plus small r by capital R is equal to L1 upon L2. Small r by capital R is equal to L1 upon L2 minus 1. L1 upon L2 minus 1. ठीक है, अब small r becomes capital R into L1 upon L2 minus 1
और ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। चाहिए तो एलसीएम कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, जीवन सुखी सुखी हो जाएगा। जनरली जो पिछले साल तक का सिलेबस था ना, मतलब जो पुराना सिलेबस था ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक से पहले वाला टेक्स्ट बुक में, उनमें सिलेबस यही खत्म हो रहा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था वो यही खत्म होता, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे सिलेबस में एक 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब ये जो 2-3 टॉपिक थे वो उनको भी थे, बट दूसरे चैप्टर में थे, ये चैप्टर में नहीं थे, लेकिन तुमको इसी चैप्टर में दे दिया। ठीक है, अगला टॉपिक, हाउ इज, मतलब डिफरेंस बताओ मेरे को। क्या बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियल, वोल्ट मीटर का भी काम ऐसा ही कुछ है ना, वो लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में मेरे को डिफरेंस बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है यार, करके दे देंगे तुमको, किस चीज के इतने नखरे। हाँ, क्या बोलते हो, बराबर के नहीं, दे देंगे उनका आंसर। अरे बेटा, जॉकी का कोई काम नहीं है, जॉकी सिर्फ नल पॉइंट बनाता है और छोड़ देता है। जॉकी जहाँ पे टच करेंगे ना बच्चा, यहाँ पे जैसे जॉकी ने टच किया बरोबर, तो वो वहां पे सिर्फ वहीं पे टच करेगा जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन है, और उसी जीरो डिफ्लेक्शन को ये ए से लेकर इस डी तक के लेंथ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चौकी का कोई भी काम नहीं है बालक। And we are not comparing galvanometer, we are comparing voltmeter with a potentiometer. क्यों? Because voltmeter और potentiometer जो चीज है ना, वो दोनों का ऑलमोस्ट काम सेम है। Yes, exactly, potentiometer more accurate है, voltmeter less accurate है। बट तुमको नहीं लगता कि पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर जो है वो हाईली पोर्टेबल है, आप उसको लेके घूम सकते हो, बैग में डाल दिए चल दिए, पता नहीं चलेगा। बट ये नहीं, ये बल्कि है, ठीक है, नॉट पोर्टेबल, ये लेके नहीं घूम सकता, बड़ा अपैरेटस है। अच्छा, कोई और चीज लगता है? जीरो डिफ्लेक्शन मींस उसका पॉइंटर हिलता ही नहीं बेटा, जहां पे पॉइंटर रखा है वहीं रहेगा, मूव नहीं करेगा। यस, वेरी गुड। यहाँ पे ये ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस measures, वेरी करेक्ट, और यहाँ पे नहीं, it is not able to measure accurately। क्या कोई और तुमको लगता है कोई और कारण है? यस, वेरी वेरी गुड नजरीन, ये जो है ना, ये डायरेक्ट रीडिंग देता है, जबकि पोटेंशियोमीटर डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता। पोटेंशियोमीटर फॉर्मूला देता है, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और फिर आंसर निकलता है, ठीक है, नो डायरेक्ट रीडिंग। तो ये कुछ फायदे और नुकसान है हमारे वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हम एक जादुई चीज देखेंगे कि कैसे मैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक एमीटर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, दो मिनट रुक जाओ बच्चों, अजान खत्म हो जाएगी फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
हम्म जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? अगर गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होता है दैट इज जीरो, मतलब वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा तो वहां पे जीरो डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं है। दैट इज दी लॉजिक। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? थर्ड पॉइंट में बोला है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएगा कैलकुलेट, और वहीं पे वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अब हमारे को ना पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कन्वर्ट कैसे करें। सबसे पहले मेरे को कोई बताएगा कि अमीटर क्या चीज है? क्या क्या चीज है अमीटर? किस चीज को हम लोग एक अमीटर बोलते हैं? आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स बच्चों। व्हाट इज एन ammeter? यस, इट्स अ करंट मेजरिंग डिवाइस। मैं ammeter को ब्रेक करता हूँ एज ammeter। am stands for ampere, ammeter मतलब मेजरिंग डिवाइस। तो इट्स बेसिकली अ मेजरिंग डिवाइस जो एम्पियर को मेजर करे। एम्पियर मतलब करंट को मेजर करे। किसको मेजर करे बताओ? और करंट मेजर करने वाली कोई भी डिवाइस तो एमीटर बोलते हैं। ठीक है, एमीटर में भी वो डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट ही है। ऐसा एक पॉइंट होगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या मीटर। वहीं पे गैल्वेनोमीटर जो होता है ना बच्चों, दैट्स अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। दैट्स अ वेरी करंट सेंसिटिव डिवाइस। इसके अंदर अगर हल्का सा भी करंट पास होगा ना तो भी इसका पॉइंटर जो है वो हिलने लगेगा। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कन्वर्ट करने का कारण क्या है? देखो, अगर मान लो मेरे पास फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक करंट एक गैल्वेनोमीटर है, एक अमीटर नहीं है, और मुझे अमीटर की जरूरत है, तो दो तरीके, एक तो नया अमीटर खरीद के लाओ, या फिर अगर मैं एक फिजिसिस्ट हूँ तो मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स होंगे, 2 रुपए का एक रेजिस्टर लगा दूं और मैं गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट कर लूं, या फिर एक नया एमीटर 500, 650, 700 रुपया देके खर्चा करूं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द वाइसेस्ट डिसीजन? गैल्वेनोमीटर मेरे पास पड़ा है, मुझे एमीटर की जरूरत है, मैं 2 रुपया खर्चा करूं या 700 रुपए खर्चा करूं? बताओ क्या अच्छा डिसीजन है? 2 रुपए में एमीटर मिल जाए या 700 रुपए का एमीटर लिया जाए? देखते तुम्हारा फाइनेंशियल डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी कैसा है। एक बच्चे का फाइनेंशियल डिसीजन बहुत गंदा है। बच्ची बोलती 700 रुपए का एमीटर खरीदो करके। देखो, सीन क्या है पता है कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर लेता हूँ, उसमें एक रेजिस्टर लगा देता हूँ, तो वो सीधा का सीधा एक एमीटर में कन्वर्ट हो सकता है। वो किस में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों? एक एमीटर में कन्वर्ट हो सकता है। बात समझ में आया? हाँ, मेरे पास कुछ साल चल जाएगा आराम से, गाड़ी चल जाएगी। और कुछ साल क्यों, क्या पता, अगर गैल्वेनोमीटर अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो जब तक एक एमीटर चलता है तब तक एक गैल्वेनोमीटर भी चलेगा। ठीक है, अब जरा डिटेल में काम करते हैं। पहले एमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर? कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? क्या लगता है कि आपका जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? हम वेटिंग फॉर आंसर्स बच्चों।
लेस होना चाहिए। क्यों लेस होना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चे एक एमीटर जो कि करंट मेजरिंग डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? अगर कम तो क्यों, ज्यादा तो क्यों? यस, अमीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। अगर इसके अंदर सारा करंट फ्लो होगा तभी तो ये मेजर कर पाएगा। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इसका करंट, क्या सारा करंट इसमें से फ्लो होगा? नहीं हो पाएगा। बात समझ में? अमीटर, केतन में यही बता रहा था पिछले 5 मिनट से, आप सुनो तो सही। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक अमीटर जो होता है ना बच्चों, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहा तो क्या वो अपने अंदर से ज्यादा करंट को आने देगा? नहीं देगा। बात समझ में? अगर सारा का सारा करंट उसके अंदर से पास नहीं होगा तो क्या तुमको लगता है कि वो करंट मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? लो होना चाहिए। बट आइडियली कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कितना होना चाहिए? जीरो। बट हमारे पास एक्चुअल लाइफ की ऐसी चीजें तो होगी नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो हमें उसके लिए रेजिस्टेंस लेते हैं लो। ऑल्सो आई कंसिडर कि इसको हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाया जाए, कि कभी भी आप अमीटर को पैरेलल में ना लगा। अमीटर को जब भी आप यूज करते हैं सीरीज में लगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास एक ब्रांच है ऐसे, ठीक है, मैंने अमीटर को इधर लगा दिया, तो ये अमीटर क्या करंट मेजर करेगा? सिर्फ इतना करंट मेजर करेगा जो इस ब्रांच में आ रहा है। ये वाले ब्रांच में जो करंट जा रहा है इसको तो मेजर किया ही नहीं ना अमीटर ने। बात समझ में? अगर मुझे एमीटर चाहिए कि मैं करंट को मेजर करूं तो मुझे एमीटर को उठाना पड़ेगा और ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा ताकि सारा का सारा करंट जो है उस एमीटर से पास हो। लॉजिक सबको समझ में आया? सारा का सारा करंट अगर एक एमीटर से पास होगा तब ही जाके मैं उसके वैल्यूज को समझ पाऊंगा। तो ये था हमारा बेसिक एमीटर का कॉन्सेप्ट। अब गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाए? गैल्वेनोमीटर को लो, इसके पैरेलल में इसके पैरेलल में एक हाई वैल्यू ऑफ एक सॉरी एक शंट लगा, क्या एक रेजिस्टर लगा दो। इस रेजिस्टर को हम लोग कहते हैं शंट रेजिस्टर। ये लो वैल्यू होता है इसका, लो रेजिस्टेंस का वैल्यू रेजिस्टर होता है, उसको लगाना होता है जी के पैरेलल। ये बन गया आपका एक एमीटर तैयार। ये बन गया आपका एक एमीटर तैयार। बस यही कॉन्सेप्ट। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टर लगा दो, उस रेजिस्टर को कह दो शंट, जिसको मैंने लिख दिया एस। बस यही है कॉन्सेप्ट। ये हो गया आपका एमीटर तैयार। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इतना ही है। यहाँ पे जो करंट आता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, आई बिकम्स आई जी एंड आई एस। तो मैं बोल सकता कि यहाँ पे आई जो है वो आई जी और आई एस में जाता है। ऑल्सो यहाँ से मैं एक आई जी का वैल्यू निकालूंगा ना तो इट विल बी आई माइनस आई एस। ऑल्सो अगर मैं आई एस का वैल्यू निकालू तो इट इज गोइंग टू बी आई माइनस आई जी। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, शंट इज जस्ट अ वर्ड। शंट का काम जो बेटा, देखो शंट लगाने से क्या हुआ ना, इस पूरे कनेक्शन का ना रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर तुमको पता है तो बता दो, पैरेलल में जब भी लोग कनेक्शन करेंगे ना तो हमेशा ही उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। हमेशा ही उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो लॉजिक था, अब मैथ सीखते हैं। चल, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ये मेरा शंट है, ठीक है, ये रेजिस्टर ही है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस जी है, शंट का रेजिस्टेंस एस है।
करंट आया I, यहाँ पे टूट गया IG, यहाँ पे टूट गया IS। मैं जानता हूँ कि I जो होता है वो IG और IS के बराबर होता है। So technically I minus IG will be IS and IG will be I minus IS। यह आया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। If connected in series, the device that is used is ammeter। देखो अब पैरेलल कनेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस विल बी सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। मतलब IgG हैज टू बी इक्वल टू IS इनटू S, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। अब अगर किसने बोला कि मेरे को IG का वैल्यू चाहिए, IG नहीं IS का वैल्यू चाहिए, करंट IS चाहिए, ठीक है, तो क्या करने का, कुछ नहीं, IgG इज इक्वल टू ISS लेने का, इसमें IG का वैल्यू निकालने का। ये IG का वैल्यू मिला, पुट कर। ध्यान से देखो बच्चों, तुम लोग बहुत सारे बच्चे ना ध्यान नहीं देते एक टाइम पे और फिर बाद में मेरे को रिपीट करने बोलते। ध्यान से देखो तुम, IgG बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस P इक्वल टू IR है ना। इतना एब्सेंट माइंडेड नहीं चलेगा बेटा, थोड़ा ध्यान दो इधर। ब्रैकेट ओपन करो, IG माइनस IS इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये ISG को उस पार भेज देंगे। सो IG बिकम्स IS इंटू S प्लस IS इंटू G। मैं IS को कॉमन ले लूंगा, बच जाएगा S प्लस G एंड इवेंचुअली मेरा IS का वैल्यू आ गया I इंटू G डिवाइडेड बाई S प्लस G। गेम खत्म, इतना ही है। बट आई एम नॉट रियली गोइंग टू फास्ट, आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ आज। एक बार एक अच्छे से देखो तुम लोग जरा। ये मेरा IS आ गया। अब मेरे को किसने बोला कि मेरे को IG निकाल के दो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, निकाल देंगे IG। क्या हो गया रेहान? अरे बेटा S जो है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट एंड G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। I इंटू G करना मतलब I इंटू R करने के बराबर है ना पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू। देखो IG निकालोगे कैसे, सेम थिंग, ये वाले एक्सप्रेशन को उठाओ और वापस से लिखो, IgG इज इक्वल टू ISS। IG चाहिए ना, तो IS का वैल्यू लो और इसके अंदर पुट करो, ठीक है। सो IgG बिकम्स IS, I माइनस IG इंटू S, ठीक है। अब क्या, अब बहुत सिंपल है, अगला अगला जो है वो बहुत सिंपल स्टेप है, ब्रैकेट को खोलना है और कुछ नहीं करना, ब्रैकेट खोलना है। IgG इज इक्वल टू IS माइनस IGS। ये माइनस IGS जो है ना उस पार जाने दो, तो प्लस IGS हो जाएगा इज इक्वल टू IS। जो कॉमन फैक्टर है वो ले लो, G प्लस S बच गया। तो IG का वैल्यू जो आ गया मेरे पास दैट इज I इंटू S अपॉन G प्लस S। खत्म। देखो IS में तुम्हारे पास G है और IG में तुम्हारे पास S है, बाकी तो सब सेम ही है। क्या ये सारे कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गए बच्चों?
कुछ केसेस ऐसे भी बहुत फालतू सा केस है, बट मैं बता देता हूँ। एस पूछते हैं, एस क्या है करके, कोई नहीं, ये वाला एक्सप्रेशन फिर से लेने, आई जी जी इज इक्वल टू आई एस एस, एस चाहिए, ठीक है, आई जी जी डिवाइडेड बाई आई एस, आई एस की वैल्यू आई माइनस आई जी कहाँ पे है, यहाँ पे है, चिपका दो, हो गया सॉल्व। ये बहुत चिंतित था भले, फिर भी मैंने बता, नाउ इट इज टाइम वी हेड आउट टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आखिरी प्रश्न कि भैया कैसे एक गैल्वेनोमीटर को हम एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलो अब देखते हैं। देखो वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना बच्चा, वो इन्फिनाइट होना चाहिए आइडियली। आइडियली इन्फिनाइट होना चाहिए, मतलब होना तो चाहिए इन्फिनाइट, बट पॉसिबल तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ले लेंगे वेरी हाई, रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे बच्चा, वेरी हाई कर देंगे। ऑल्सो क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं इसे पैरेलल में ही कनेक्ट करूंगा, हमेशा याद रहे। और वोल्ट मीटर को कभी भी आप सीरीज में कनेक्ट नहीं करोगे, आप हमेशा पैरेलल ही कनेक्ट करोगे, ठीक है। और कैसे करोगे गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट, बहुत ही आसान। गैल्वेनोमीटर लोगे, उसके साथ एक बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टर को लगा दोगे, खत्म, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर रेडी। दिस इज योर वोल्ट मीटर। इसमें कोई करंट डिवाइड नहीं होगा, जो करंट एंट्री मारेगा आई, वही करंट आई जी का रूप लेगा, वही करंट आई आर का रूप लेगा, कोई करंट में चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, पोटेंशियल में आएगा, यहाँ पे एक होगा ग्रेविटेशन का ग्रेविटेशन बोल रहा, सॉरी, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल, और एक होगा वो रेजिस्टर का पोटेंशियल। गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल होगा उसको आई जी लिखेंगे, रेजिस्टर के पोटेंशियल को आई आर लिखेंगे। तो V का वैल्यू आ जाएगा I इंटू जी प्लस आर। एक ही क्वेश्चन यहाँ पे कोई पूछता है तो पूछ रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ R, और कुछ नहीं पूछता। तो मैंने I को उस पार ढकेल देना, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड फाइनली मेरा R का वैल्यू आ जाएगा V बाई आई माइनस गैल्वेनोमीटर। बस हो गया आपका जो चैप्टर है खत्म, थ्योरी खत्म। अब अगले लेक्चर जो रहेगा इसमें हम लोग सम्स करेंगे। आई डोंट नो, मेरा अगला लेक्चर शायद वेडनेसडे नहीं, फ्राइडे को होगा शायद। मेरा अगला लेक्चर जो है वो वेडनेसडे को है, यानी परसों है। परसों इसके सम्स जो है ना वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। क्या सबको सारा चीज समझ में आया बच्चों? डॉटेड लाइन ऐसे ही बना, कुछ काम नहीं, डॉटेड ऐसे रैंडमली बना, ठीक है। चलो अभी तुम लोग कॉपी करना शुरू करोगे, 15 मिनट बाकी है, और स्लाइड कितने हैं, 4 5 6 ही स्लाइड्स है, तो काइंड ऑफ हो जाएगा। यस, ठीक है, 6 स्लाइड है, 3 मिनट्स एवरी स्लाइड, एवरी 6 नहीं 8 स्लाइड है, मैं भूल गया था, 2 स्लाइड्स को मैंने बड़ा किया। 8 स्लाइड्स है, तो हमको थोड़ा और फास्ट 2-2 मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चालू कर दो कॉपी करना।